हेलो सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप? और हमारा जो टॉपिक है, जो चल रहा है, आज उसका हमारा लास्ट लेक्चर है। यानी कि बीएड हम जो बीएड फर्स्ट ईयर का हम जो बीएड फर्स्ट ईयर का कर रहे थे सिलेबस। और यूनिट कौन सी थी हमारी? यूनिट थी हमारी 1। और पेपर और मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं ज़्यादातर हर वीडियो में ही बताती हूँ ताकि आपको भूल ना लग जाए कि ये कौन सा पेपर है। पेपर 3 इसकी जो यूनिट 1 है वो हमारी चल रही थी और आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है। आज इसका हमारा क्या है? लास्ट लेक्चर है यूनिट 1 का, क्योंकि यूनिट 1 हमारी हो चुकी है। आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद हम जब अगली हमारी क्लास होगी, अगला जब हमारा लेक्चर होगा तो हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? फर्स्ट यूनिट हमारी हो चुकी। हमारी फर्स्ट जो यूनिट है, पहली यूनिट जो एक लंबी यूनिट है और इसके अंदर हमें कई जो है लेक्चर लेने पड़े, काफ़ी टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं। तो जहाँ पर टॉपिक ज़्यादा होंगे वहाँ नेचुरल सी बात है कि आपको ज़्यादा वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनाकर इसलिए मैंने वीडियो का जो टाइमिंग है 40, 45, 42 मिनट रखा, ताकि आपको एक टॉपिक एक ही वीडियो में समझ में आ जाए अच्छे से। तो आज का जो हमारा इसके अंदर आज हम जो करेंगे वो हमारा क्या है? आज हम करेंगे कि जो चिंतन स्तर होता है, चिंतन जो स्तर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, यानी कि बच्चों को जो सिखाया जाता है, बच्चों को किस लिए सिखाया जाता है कि बच्चा इस लायक बन सके ताकि वो समस्या का समाधान खुद ही कर सके। बच्चे को समस्या का समाधान करने के योग्य बनाना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चिंतन स्तर को बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं। बच्चा जब स्टार्टिंग में स्कूल में आता है, जब बच्चा 3 साल का होता है तो बच्चे को सबसे पहले 3-4 साल तक खूब रटवाया जाता है, रट्टाफिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मृति स्तर। बच्चे को रटवाया जाता है, ज्ञान को दिमाग में ठूस ठूस कर भरा जाता है। बच्चे को आप यूं कह सकते हो कि एक रट्टू तोता बनाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ जाता है। फिर बच्चा चीजों को समझना शुरू कर देता है। बच्चा नियमों को समझेगा, सिद्धांतों को समझेगा, तथ्यों को समझेगा, उनकी आपस में तुलना करेगा, उनको बच्चा अच्छी तरह से समझ लेता है। वो क्या होता है? वो बोध स्तर होता है। लेकिन जब लास्ट में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर बच्चा चिंतन करना शुरू कर देगा। जब बच्चे की आयु और भी बड़ी हो जाएगी, यानी कि जब लगभग बच्चा 12 से 13, 14 साल का हो जाएगा तो बच्चा क्या स्टार्ट कर देगा? बच्चा चिंतन स्टार्ट कर देगा। बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है अनेक बातों के बारे में, यानी कि कोई भी समस्या। अब अध्यापक क्या करता है कि कोई भी जो समस्या होती है वो बालक के सामने रखता है और उस समस्या का जो समाधान है वो बच्चा खुद करता है। टीचर एक समस्या रखता है बच्चे के सामने और उस समस्या का समाधान कौन करेगा? बच्चा खुद करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको चिंतन स्तर बोलते हैं। शिक्षण का जो अंतिम स्तर है, अंतिम लेवल है, जो लास्ट लेवल है, वो चिंतन स्तर ही होता है। जब बच्चा समस्या का समाधान करने के योग्य बन जाए, इसका मतलब आपका जो पढ़ाना है वो सार्थक हो गया। क्योंकि बच्चे के जीवन में जब बच्चा बड़ा होगा, वो अपने जीवन के अंदर बच्चा अनेक समस्याओं का सामना करता है और उन समस्याओं का समाधान करने के योग्य बनाना ही एक टीचर का उद्देश्य होता है, हमारी टीचिंग का, अधिगम का उद्देश्य होता है कि बच्चा जीवन के अंदर जो भी समस्याएं आएंगी, बच्चा उनका समाधान करने के क्या बन जाए? योग्य बन जाए। बच्चे के अंदर इतनी पावर हो, इतनी कैपेसिटी हो कि वो अलग अलग समस्याओं को बच्चा अपने तरीके से सुलझा सके, उनका समाधान कर सके। ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग चिंतन स्तर बोलते हैं। चिंतन स्तर के बारे में आज हम लोग करेंगे बात। क्या बात है कि सबसे पहले देखिए, चिंतन स्तर का शिक्षण, बात आती है चिंतन स्तर का शिक्षण। तो चिंतन का स्तर ये क्या है? चिंतन स्तर शिक्षण के तीनों स्तरों में से सबसे ऊंचा स्तर है। सबसे क्या है? उच्च स्तर का चिंतन है। इस स्तर को मनन स्तर भी कहते हैं। मनन क्यों? कि बच्चा अपनी बुद्धि से समस्याओं का हल करता है। बच्चा क्या करता है? बुद्धि से समस्या का हल प्रस्तुत करता है। समस्या का क्या करता है? हल प्रस्तुत करता है। यानी कि बच्चा चिंतन भी करता है और बच्चा मनन भी करता है। ठीक है? फिर स्मृति स्तर तथा बोध स्तर की तुलना में यह स्तर सबसे अधिक उपयोगी है और विचार युक्त होता है। सबसे बढ़िया जो है वो इसी को माना जाता है और ये विचार युक्त होता है, यानी कि अच्छे अच्छे विचारों को ये बताता है, विचार युक्त होता है। इस स्तर में अध्यापक की जो भूमिका है वो क्या होती है? वो गौण होती है।
अध्यापक की भूमिका क्या होगी? गौण होगी, ठीक है। और विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है? प्रमुख होती है। अध्यापक की भूमिका तो गौण होगी, यानी कि सेकेंडरी होगा, और बच्चा प्राइमरी हो जाएगा। देखो, जब हमने स्मृति स्तर का शिक्षण किया था, जब हमने शिक्षण कौन सा किया था? स्मृति स्तर का, ठीक है ना। उसके अंदर क्या था कि अध्यापक जो है, अध्यापक तो क्या था? सक्रिय था। अध्यापक क्या था? सक्रिय, एक्टिव। और जो विद्यार्थी था ना, विद्यार्थी कौन था? विद्यार्थी यहाँ पर गौण था, वो एक्टिव नहीं था। लेकिन जब हमने बात की बोध स्तर की, तो बोध स्तर में अध्यापक भी क्या होता है? सक्रिय होता है, और प्लस में विद्यार्थी भी क्या होता है? सक्रिय होता है। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ही सक्रिय होते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं किसकी? चिंतन स्तर की। अब बात कर रहे हैं चिंतन स्तर की। तो चिंतन स्तर के अंदर अब अध्यापक क्या हो जाएगा? अध्यापक हो जाएगा जी गौण, और जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या हो जाएगा? सक्रिय, यानी कि एक्टिव हो जाएगा। अब अध्यापक का काम केवल इतना है कि वो समस्या को बच्चे के सामने रखेगा। अब समस्या समाधान के लिए बच्चे को छोड़ दिया जाएगा कि आप समस्या का अपने स्तर पर क्या करो? समाधान कीजिए। चिंतन स्तर के शिक्षण में, इसकी टीचिंग में स्मृति स्तर तथा बोध स्तर दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि वही छात्र चिंतन स्तर तक पहुंच पाता है जिसने स्मृति और बोध स्तर का शिक्षण प्राप्त किया हो। यह कहता है केवल वही छात्र चिंतन स्तर तक पहुंचेगा जिसने स्मृति और बोध स्तर का शिक्षण किया हो, ठीक है। तो इस स्तर शिक्षण में विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं के समाधान करने के योग्य बनाया जाता है। इस स्तर पर क्या होगा? टीचिंग के अंदर जो विद्यार्थी होंगे ना, उनको जो वास्तविक जो समस्याएं होंगी, क्या होंगी? जो वास्तविक समस्याएं होंगी, उनका समाधान करने की सक्षम बनाया जाता है। फिर आगे कहता है कि इस स्तर पर जो विद्यार्थी है, उसके अंदर, विद्यार्थी के अंदर तर्क करने की, कल्पना करने की, विद्यार्थी के अंदर क्या करने की? विद्यार्थी के अंदर तर्क करने की, कल्पना करने की शक्ति का बहुत विकास होता है। इस स्तर पर क्या होता है? विद्यार्थी के अंदर एक तो तर्क की शक्ति होती है, और उसके बाद विद्यार्थी के अंदर कल्पना करने की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। इस स्तर के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में चिंतन और तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना। यह कहता है कि इस स्तर के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ये जो स्तर है, ये जो लेवल है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कि विद्यार्थियों के अंदर चिंतन एवं तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का क्या करना? विकास करना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखो, अगली हमारी बात है कि चिंतन के शिक्षण के प्रतिमान, चिंतन के प्रतिमान यानी कि मॉडल। प्रतिमान का मतलब क्या होता है? मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं इंग्लिश में चिंतन स्तर को। जब स्मृति स्तर की बात करते हैं, स्मृति स्तर को क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल बोलते हैं, इसको मेमोरी लेवल बोलते हैं। और बोध स्तर को क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और चिंतन स्तर को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। चिंतन स्तर के प्रतिमान के जो प्रवर्तक है, उस प्रवर्तन करने का श्रेय ये हंट को जाता है। देखो, स्मृति स्तर का हर्बर्ट को जाता है, बोध स्तर का मॉरिसन को जाता है, और चिंतन स्तर का हंट को जाता है। आपको इनके नाम याद रखने चाहिए मनोवैज्ञानिकों के, और पेपर में इस बात को आपको हाईलाइट करके लिखना चाहिए ताकि आपको इसके मार्क्स अच्छे मिले। इसलिए इसे हंट का शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं, इसीलिए इसे हंट का शिक्षण प्रतिमान भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रतिमान में 4 तत्व आते हैं। इस प्रतिमान के अंदर तत्व कितने आते हैं? 4 तत्व आते हैं। पहला क्या आता है? उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली, और चौथा मूल्यांकन प्रणाली। 4 आते हैं भाई। इसके अंदर कितने तत्व आते हैं? 4 आते हैं। एक तो उद्देश्य, उसके बाद संरचना, सेंटेक्स, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, और मूल्यांकन प्रणाली। क्योंकि ये जो चारों तत्व है ना, ये बोध स्तर पर भी आए थे, तत्व यही थे, लेकिन इनके अंदर जो मैटर है वो अलग अलग लेवल के अनुसार जो मैटर होगा वो अलग अलग ही होगा।
मैटर जो होगा वो अलग अलग ही होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्देश्य फोकस की। देखो उद्देश्य तो हर किसी में होना चाहिए, फोकस तो हर किसी में हम लोग करेंगे, फोकस तो हम लोग हर किसी में ही करेंगे। तो फोकस क्या है? विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने के योग्य बनाना, सक्षम बनाना। जो विद्यार्थी होते हैं उनको अपने विचार प्रकट करने के योग्य बनाना, क्योंकि बच्चा चिंतन करता है। बच्चा क्या करता है? चिंतन करता है। तो अपने विचार का प्रकट करने के योग्य बनाना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, विद्यार्थियों में समस्या समाधान की शक्ति का विकास करना। विद्यार्थी के अंदर कौन सी शक्ति का विकास करना? समस्या के समाधान की, ठीक है ना। विद्यार्थी के अंदर समस्या के समाधान की शक्ति का क्या करना भाई? विकास करना। उसके बाद विद्यार्थियों में आलोचनात्मक, विद्यार्थियों के अंदर आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी कि आलोचना करने की। आलोचना का मतलब यहां पर बुराई से नहीं है। आलोचना का मतलब, एक मिनट में पानी पी लूं प्लीज। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, आलोचना का मतलब यहां से पर बुराई से नहीं है। आलोचना का मतलब है गुण और दोषों की व्याख्या करना। आलोचना का मतलब है गुण और दोषों की क्या करना? व्याख्या करना, तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। जो सृजनात्मक शक्ति है ना, जो क्रिएटिव पावर है, उसका विकास करना। देखो उद्देश्य 3 है। उद्देश्य कितने हैं? 3 हैं। पहला तो विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने के योग्य बनाना है। दूसरा है समस्या समाधान की शक्ति का विकास करना है। और तीसरा है कि विद्यार्थियों के अंदर आलोचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है। ये 3 क्या है? इसके उद्देश्य हैं। यानी कि बच्चा गुण और दोषों की परख कर सके और बच्चे के अंदर क्रिएटिव पावर हो। उसके बाद देखो भाई, अगला हमारा क्या है? संरचना। अगला क्या है? संरचना, सिंटैक्स है। चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का स्वरूप व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रकार का होता है। यह जो चिंतन स्तर होता है, इसके अंदर जो एक अध्यापक टीचिंग करेगा, ये व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। संरचना के 4 सोपान होते हैं, जो किस प्रकार हैं? संरचना के 4 सोपान होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखो, पहला तो क्या? पहला तो है समस्या प्रदान करना। समस्या प्रदान करना मतलब आप संरचना कैसे करोगे? इस चिंतन स्तर की संरचना कैसे करोगे? पहला है समस्या प्रदान करना। इस चरण में जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों के सामने समस्या को प्रदान करने के लिए समस्यात्मक स्थिति पैदा करता है, ठीक है ना। इस चरण में जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को समस्या का, जो भी समस्या है उसके प्रदान करने के लिए क्या करेगा? समस्यात्मक स्थिति पैदा करेगा। पहले तो कोई समस्या तो होगी, तभी तो आप बच्चों को दोगे। तो विद्यार्थी के सामने टीचर क्या करेगा? समस्यात्मक स्थिति पैदा करेगा। उसके बाद उपकल्पनाएं बनाना, हाइपोथेसिस बनाएगा। विद्यार्थी समस्या के समाधान के लिए अनेक उपकल्पनाएं बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएगा कि ये कल्पना इस तरीके से हल हो सकती है, ये बात उस तरीके से हल हो सकती है। यानी कि इसके लिए अनेकों हाइपोथेसिस का क्या करेगा? निर्माण करेगा। आप यूं कह सकते हैं परिकल्पनाएं बनाएगा। फिर उपकल्पनाओं की पुष्टि, उनकी फिर क्लैरिफिकेशन करेगा। विद्यार्थी उपकल्पनाओं की पुष्टि के लिए आंकड़े इकट्ठे करेगा और आंकड़ों के आधार पर ही उपकल्पनाओं की पुष्टि की जा सकती है। देखो, पहले तो अध्यापक कोई समस्या रखेगा सामने विद्यार्थी के, विद्यार्थी क्या करेगा? उस समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रकार की हाइपोथेसिस बनाएगा, उपकल्पनाएं बनाएगा। उसके बाद है उन जो उपकल्पनाएं उसने बनाई, हाइपोथेसिस जो उसने बनाए, उसके लिए आंकड़े यानी कि डेटा इकट्ठा करेगा। आंकड़े माना डेटा क्या करेगा? इकट्ठे करेगा। और आंकड़ों के आधार पर ही उपकल्पनाओं की क्या की जाती है? पुष्टि की जाती है। जो आंकड़े हैं उसके आधार पर ही उपकल्पनाओं की क्या की जाती है? पुष्टि की जाती है। उसके बाद वो जो उन्होंने हाइपोथेसिस बना लिए, इसमें परीक्षण किया जाएगा उनका, ठीक है ना, टेस्ट किया जाएगा और उसके आधार पर ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। जैसे आप एक टीचर हो, आपने बच्चे को क्या दे दी? समस्या दे दी कि इस समस्या का हम समाधान कैसे करें। जैसे
कि आपने समस्या दे दी कि कन्या भ्रूण हत्या को किस प्रकार से रोका जा सकता है। आपने बच्चों के सामने ये समस्या रखी कि कन्या भ्रूण हत्या को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो बच्चा क्या करेगा, इस समस्या के समाधान के लिए हाइपोथेसिस बनाएगा कि मैं कहाँ से किस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है, वो सोचेगा। उसके लिए फिर आंकड़े इकट्ठे करेगा और लास्ट में क्या करेगा, उन आंकड़ों का टेस्ट करेगा कि क्या ये आंकड़े सही है या नहीं है, और इनके आधार पर समस्या का समाधान हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उपकल्पनाओं का क्या है, परीक्षण है। उसके बाद देखो सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम। उसके बाद क्या आती है, सामाजिक प्रणाली यानी कि सोशल सिस्टम। सामाजिक प्रणाली में अध्यापक का स्थान तथा विद्यार्थी का स्थान मुख्य होता है। जो सामाजिक प्रणाली होती है उसके अंदर अध्यापक का स्थान भी और विद्यार्थी का स्थान, दोनों का क्या स्थान होता है, मुख्य स्थान होता है। ठीक है भाई, तो विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं। इसमें कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि कक्षा में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। कक्षा जो है वो प्रजातांत्रिक ढंग से आगे चलती है। कैसा होता है, प्रजातांत्रिक होता है। विद्यार्थी अपनी जो समस्याओं का समाधान है, जो विद्यार्थी है वो अपनी जो समस्याओं का जो समाधान है वो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से करता है, जैसे वाद विवाद होगा, सेमिनार होगा और संगोष्ठी होगी। ठीक है ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सामाजिक प्रणाली के बारे में, सोशल सिस्टम के बारे में। सामाजिक प्रणाली में अध्यापक का स्थान और विद्यार्थी का स्थान क्या होता है, मेन होता है, मुख्य होता है। और विद्यार्थी क्रियाशील होता है, इसमें कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। फिर अपनी समस्याओं का समाधान विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से करेगा, जैसे वाद विवाद है या सेमिनार है या संगोष्ठी है। उसके बाद है जी मूल्यांकन प्रणाली। अंत में क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। चिंतन स्तर के शिक्षण में मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। निबंधात्मक मतलब जहां पर हम किसके कैसे लिखते हैं, डिटेल से लिखते हैं। निबंधात्मक प्रक्रियाओं का, इसमें विद्यार्थियों के आलोचनात्मक मतलब गुण और दोषों को जो परखना और सृजनात्मक चिंतन का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कितने गुण और दोषों को परख सकता है। ठीक है ना, बच्चा कितना गुण और दोषों को परख सकता है, इसका आलोचनात्मक और सृजनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो 4 हमारे क्या हो गए, ये सोपान हो गए। 4 हमारे क्या हो गए, ये सोपान हो गए। उसके बाद चिंतन स्तर के शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस स्तर के शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में तर्क वितर्क करना आ जाता है, यानी कि बच्चा कोई भी समस्या है उसको लॉजिक लगाकर समस्या का हल करता है। बालक के अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद विद्यार्थी जो है वो स्वतंत्र होकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। जो विद्यार्थी है वो स्वतंत्र होकर, आजाद होकर, फ्री होकर अपने विचारों को क्या करता है, व्यक्त करता है। चिंतन स्तर अति विचार युक्त स्तर होता है। ठीक है ना, पहली बात तो क्या है कि विद्यार्थियों में तर्क वितर्क और समस्या समाधान की शक्ति आती है। दूसरी बात, स्वतंत्र होकर अपने विचारों को प्रकट करेगा। तीसरी बात, चिंतन जो स्तर होता है वो विचार युक्त होता है, यानी कि बच्चा विचार करता है इसके ऊपर। चौथी बात, विषय वस्तु को गहनता से अध्ययन करता है, बड़ी गहराई से। और पांचवी बात, विद्यार्थियों की जो भूमिका है वो मुख्य होती है। विद्यार्थियों की जो भूमिका है वो क्या होती है, मुख्य होती है। तो ये जो हमारे हैं ये 5 क्या है, हमारे ये स्तर हैं। ये 5 जो है हमारे इसकी विशेषताएं हैं। ये 5 क्या है, हमारी विशेषताएं। फिर से सुन लीजिए कि विद्यार्थियों के अंदर इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता तो क्या है कि विद्यार्थी के अंदर तर्क और वितर्क करने की जो शक्ति है वो उत्पन्न होती है। और तर्क वितर्क यानी कि वो किसी भी बात को, किसी भी समस्या को हल कैसे करता है, लॉजिकली करता है। दूसरी बात, विद्यार्थी स्वतंत्र होकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। विद्यार्थी स्वतंत्र होता है और अपने विचारों को क्या करता है, व्यक्त करता है। तीसरी बात, यह अति विचार युक्त स्तर होता है। जो चिंतन स्तर है वो बहुत ज्यादा विचारों वाला स्तर होता है। चौथी बात है, विद्यार्थी जितने भी विषय वस्तु है उसको गहनता से अध्ययन करेगा, गहराई से अध्ययन करेगा। पांचवी बात है, विद्यार्थियों की भूमिका मुख्य होती है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी कि जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो गौण होता है। टीचर सेकेंडरी होता है और विद्यार्थी क्या होता है, प्राइमरी होता है। यानी कि विद्यार्थी सक्रिय होगा और जो टीचर है इसके अंदर सक्रिय नहीं होता। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चिंतन स्तर के क्या क्या गुण होते हैं।
चिंतन स्तर के क्या क्या होते हैं गुण। तो इसके जो गुण हैं, गुणों के बारे में बात करते हैं। प्रजातांत्रिक वातावरण होता है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। पहला गुण तो क्या है कि प्रजातांत्रिक वातावरण होता है, कि चिंतन स्तर के शिक्षण के द्वारा कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होता है बच्चों, प्रजातांत्रिक होता है, क्योंकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता क्लास के अंदर, किसी भी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती। सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है अपनी बात को कहने का, कि ये समस्या इस प्रकार से हल होगी। तो कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होगा, प्रजातांत्रिक होगा। दूसरी बात, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे, उनको इस क्षमता का विकास किया जाएगा कि भाई विद्यार्थी जीवन के अंदर आगे आने वाले जीवन में जो भी समस्या होगी उनके बारे में वो समाधान खुद कर सकता है। अगला है मौलिक चिंतन शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक थिंकिंग पावर। इस स्तर के शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में मौलिक चिंतन शक्ति का विकास होता है भाई, यानी कि बच्चा जो है वो बेसिक थिंकिंग करता है, जो मौलिक चिंतन है वो बच्चा करता है। फिर है जी तर्क वितर्क शक्ति का विकास, बालक के अंदर तर्क और वितर्क करने की शक्ति पैदा होती है। यानी कि बालक जो है वो अगर आप उससे कोई बात कहोगे, यानी कि वाद विवाद वगैरह प्रतियोगिता करवाओगे, तो बालक के अंदर तर्क और वितर्क, अपना खुद का तर्क क्या होता है, खुद की बात को सामने रखना। वितर्क क्या होता है, दूसरे की बात को काटना। अगर दूसरा गलत बात कह रहा है तो विद्यार्थी के अंदर ये पावर, ये शक्ति डेवलप हो जाएगी कि वो दूसरे की गलत बात को अपनी सही बात के द्वारा काट सकता है, कि नहीं जो आप ये कह रहे हो ये गलत है, ऐसा नहीं होता, इस प्रकार से इस समस्या को हल किया जा सकता है। तो विद्यार्थी के अंदर तर्क और वितर्क करने की शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। और हमारी जो शिक्षा का उद्देश्य है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली का जो उद्देश्य है वो होता है तर्क वितर्क शक्ति का विकास करना, कि जब तक बच्चे को तर्क वितर्क करना नहीं आएगा तब तक उसको शिक्षा जो है वो सही मायने में नहीं मानी जाएगी। उसके बाद है जी विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड। इस तरह का जो शिक्षण है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है, विद्यार्थी के ऊपर सेंटर्ड होता है। विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है, ये बात पहले कर चुके। विद्यार्थियों में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव और कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब विद्यार्थी के अंदर कल्पना शक्ति आएगी तभी वो हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकता है भाई। फिर इसके दोष क्या हैं, इसके दोष क्या क्या हैं, चिंतन स्तर के दोष क्या क्या हैं। तो पहला तो है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। पहला दोष तो क्या है कि जो प्राथमिक स्तर का जो विद्यार्थी होगा उसके लिए उपयोगी नहीं है भाई, यानी कि जो प्राइमरी लेवल तक, क्योंकि छोटा बच्चा केवल चीजों को रट सकता है, वो समस्या समाधान नहीं कर सकता। तो ये दोष है, ठीक है ना। और केवल उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि आप यूं कह सकते हो 9 से लेकर +2 तक के बच्चों के लिए ये उपयोगी है भाई। तो इस प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसका कोई भी लाभ नहीं होता। उसके बाद है निश्चित कार्यक्रम का अभाव, लेक ऑफ डेफिनेट प्रोग्राम। इस स्तर के शिक्षण में निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया जाता, कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता, ठीक है ना, डेफिनेट प्रोग्राम नहीं होता। क्या पता बात कितने आगे बढ़ जाए, वाद विवाद कितना लंबा चले, कब समस्या का समाधान हो, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। समस्या का समाधान करने में कितना टाइम लग जाए, कितने हाइपोथेसिस बनाने पड़े, कितना डेटा कलेक्ट करना पड़े, इसके बारे में कुछ नहीं पता भाई। उसके बाद स्वतंत्रता का गलत उपयोग, मिसयूज करते हैं कई बार बच्चे। विद्यार्थी को अधिक स्वतंत्रता अगर मिलती है तो कई बार विद्यार्थी इसका गलत भी फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि इसके लिए सुझाव क्या क्या है, सजेशन क्या क्या है। पहली बात तो क्या कि शिक्षक को इस तरह के चारों तत्वों का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। जो 4 तत्व बताए ना कि उद्देश्य है या फिर उसके बाद जो भी मूल्यांकन है, सामाजिक प्रणाली है, तो चारों तत्वों का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सही दिशा देनी चाहिए। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर के शिक्षण के बाद देना चाहिए और विद्यार्थी द्वारा समस्या को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये 4 क्या है, इसके लिए सुझाव है भाई। ये कहता है कि इस स्तर को बेहतर बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हम दे सकते हैं। तो सुझाव क्या क्या है कि चारों तत्वों का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो 4 तत्व हमने बताए ना, जैसे उद्देश्य है या फिर सामाजिक प्रणाली है या मूल्यांकन है, ठीक है ना, तो चारों तत्वों का जो प्रयोग है वो
पालन जो है वो दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थियों को सही दिशा देनी चाहिए, अध्यापक जो है विद्यार्थियों को सही दिशा की ओर लेकर जाए। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर के शिक्षण के बाद इसका यूज करना चाहिए, उससे पहले इसका कोई भी यूज नहीं है। और विद्यार्थी द्वारा समस्या को अच्छी तरह से समझना चाहिए, यह भी इसका क्या है, एक सुझाव है। तो देखिए भाई, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा क्या कि जो हमारा ये स्तर है, ठीक है ना, चिंतन स्तर का शिक्षण, हमें पहले बताना है क्या होता है। मतलब दोनों स्तर को जब बच्चा पार कर आएगा तो इस स्तर का शिक्षण करेगा और समस्या का समाधान करने के योग्य बनाना होता है बच्चे को। उसके बाद हम लोग करेंगे कि 4 जो इसके तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक तो उद्देश्य होता है, फोकस, एक संरचना होता है। उसके बाद सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। संरचना जो है वो फिर 4 प्रकार की होती है, समस्या देंगे, उपकल्पनाएं बनाएंगे, पुष्टि करेंगे, परीक्षण करेंगे। उसके बाद लास्ट हमने किया इसके अंदर क्या कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हमने 5 विशेषताओं की बात की। फिर गुण बताए हमने, ठीक है ना, 5 इसके गुण हैं, और फिर दोष बताए, और फिर क्या दिया, सुझाव दिया। फिर क्या दिया, इसका सुझाव दिया। तो ये आपका एक 16 नंबर का बढ़िया प्रश्न बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आप एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को आसानी से 16 नंबर तक खींच के ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर तीनों के बारे में पूछ ले, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो थोड़ा थोड़ा काट देना। अगर तीनों के बारे में ना पूछे, अलग अलग पूछे कि शिक्षण से आप क्या क्या अभिप्राय है, शिक्षण स्तर से आप क्या समझते हो, और चिंतन स्तर के बारे में बताए, तो आप इसके बारे में बता सकते हो, चिंतन स्तर के बारे में, ठीक है। क्लियर है, आ गया ना सबको समझ में, अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपकी इसके साथ ही जो पहली यूनिट है वो आज खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट लेक्चर था। फर्स्ट यूनिट की लगभग हमारी 11 जो है वो वीडियोस बन गई, क्योंकि ये एक लंबी यूनिट थी, और जितनी लंबी यूनिट होगी, जिसके अंदर मैटर जितना ज़्यादा होगा, उतनी वीडियो बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं कि सेकंड यूनिट में कितनी बनती है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आप इन 11 वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेते हो, याद कर लेते हो, समझ लेते हो, आप एक वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार देखा करो, उससे आपको सारा अपने आप ही याद हो जाएगा। आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रट्टा वो बच्चा मारता है जो समझता नहीं है। तो आप अगर एक वीडियो को 3 या 4 बार देख लोगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा सारा का सारा मैटर। और ये मेरा विश्वास है, दावा है कि 100% इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे करवा रही हूँ, इससे बाहर क्या आएगा भाई, और कुछ नहीं आएगा। आप अगर सभी को अच्छी तरह से कर लोगे और आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको पेपर में अपने आप ही पेपर देखते ये लगेगा कि पेपर तो सारा ही आता है, पेपर तो सारा का सारा ही आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई यूनिट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय भारत।